मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, आप शुरू करें। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद। सभा क्षेत्र में मेजा रोड के पास एक कुंवरपट्टी गांव है, वहां माँ शीतला का एक मंदिर है। तो वो लोग बहुत दिनों से हमसे परिचित है और माँ शीतला महोत्सव करते हैं। तो आज उनके यहाँ मैं 7वीं बार जाऊंगा। वो लोग को भी माँ के प्रति भक्ति बहुत है और मैं तो उसी के आधार पे जिंदा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो उसके हमने सोचा कि एक बार हम प्रयागराज में रुकते हैं और प्रयागराज में हमारा आपसे पहली बार बात हो रहा है जीवन में। इसके पहले इलाहाबाद में बात हुआ था, प्रयागराज में प्रथम बार बातचीत हुई है। सुब्रत भाई साहब आ रहे हैं, उनको लगा दिए पहुंचने वाले, 10 मिनट तो आए तो उनको ले आइए। तो आज हमारे काशी क्षेत्र के प्रभारी, संसद में हमारे साथी, कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी भी, जो उत्तर प्रदेश के महामंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इस काशी क्षेत्र के वो प्रभारी बने हैं, नियुक्त हुए हैं, तो वो भी पहुंचने वाले हैं। हम सब साथ जाएंगे। हमारे जिलाध्यक्ष जी भी प्रयागराज के यहाँ पे उपस्थित हैं। जमुना पार जिले का नाम जमुना पार जी संगठन की दृष्टि से। और ये हमारे लिए खुशी का विषय है, क्योंकि मैं एक दिन और यहाँ से गुजरा था। मैं जा रहा था गुरुजी राम भद्राचार्य जी से मिलने चित्रकूट, तो मैं इसी रास्ते से गया। हमारे पुराने मीडिया के साथी कृष्णानंद भाई साहब उस दिन भी बात किए, ठहरे नहीं हो क्या? हमने कहा आज नहीं ठहरा, जल्दी आऊँगा। तो मैं अपने प्रयाग क्षेत्र के सभी विद्वान मीडिया भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका बड़ा आशीर्वाद रहा है मेरे साथ। और हम शीतला महोत्सव के मार्फत एक बार आप सबके सामने मुखातिब हैं। मेरा भी संसदीय काल का दूसरा दौर शुरू हो गया। मैं भी कभी जब आता था यहाँ लेटे हनुमान जी पे गीत गाने, तो बातें होती थी। कभी यहाँ युवा संसद हम लोग करते थे, इलाहाबाद में जब नाम होता था, तब हम लोग इसमें शामिल रहते थे और आप सबसे बातें होती थी। मेरा ये भी मानना है, मैं पहले अपना कमेंट्स कर दूं, फिर उसके बाद आपके सवालों का स्वागत रहेगा। प्रणाम भाई साहब। महानगर अध्यक्ष जी हमारे उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि वर्तमान प्रयागराज और पुराने इलाहाबाद से हमारा बहुत लंबा संपर्क रहा है। मैं शायद इधर वर्तमान के भोजपुरी लोक गायकों में मैं भी एक वो सौभाग्यशाली गायक हूँ जिसको भोजपुरी गाते हुए और इलाहाबाद से बहुत प्रेम मिला है। वैसे भी ऐतिहासिक धरती है प्रयागराज की, और हम नहीं सोचते थे कि हम कभी सांसद भी बन जाएंगे। लेकिन एक समय आया जब हमने राष्ट्र की दशा दिशा को देखते हुए हमने अपना निर्णय लिया। और उसके पहले भटकाव भी था हमारा, बहुत जगह हम लोग इधर उधर भटकते थे। तो बाहर भी हमारे कुछ साथी मिले, बोल रहे थे भाई साहब नमस्कार, पुराने समाजवादी हैं। तो समाजवाद हमसे अलग नहीं है ही, बट हम राष्ट्रवाद के प्रखर विकास के साथ आगे हैं। मैं 2014 में सांसद बना, फिर मैं 2019 में सांसद बना। इस दौरान मैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश का अध्यक्ष भी बन गया। लेकिन फिर भी मैं अपनी कला को एक स्थान देता हूँ, प्रमुख स्थान देता हूँ। और इस नाते हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के एक सुंदर स्वर्णिम भविष्य के तरफ जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का बजट भी
चल रहा है। बहुत खुशहाली का बजट होने वाला है, आत्मनिर्भरता का बजट होने वाला है। और आप सबसे मिलने की बड़ी इच्छा थी, तो मैं एक बार फिर से प्रयागराज की मीडिया को प्रणाम करते हुए आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आपके समाजवादी साथी रहे हैं पुराने अखिलेश यादव भी आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने अभी बजट पर कमेंट किया है। उनका कहना है कि गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए इस बजट में कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, सिर्फ उद्योगपतियों के लिए। मुझे लगता है कि ये बड़ी टिपिकल लाइन है जो हर विपक्षी बजट आने के बाद बोल देता है। अब जो समय बदल गया है उसमें इतना जल्दी कमेंट्स भी नहीं देना चाहिए। अगर गंभीर व्यक्ति हो तो उनको पहले समझना चाहिए। अगर हम भी संसद में बजट आ रहा है और हम निकलते ही लंबा चौड़ा कोई बयान दे दें तो मेरी जल्दीबाजी होगी। वर्तमान आज जो बजट आया है उस बजट को अखिलेश जी को पहले स्टडी करना चाहिए और भ्रामक स्थिति लाने से बाहर निकल के स्टडी करना चाहिए। ये नहीं कि जब जनता हमको अपनी नज़रों से गिरा दे रही है तो हम जनता में भ्रम फैलाएं, ऐसा नियत वो नहीं रखना चाहिए उनको। तो इसलिए मैं उनको सामान्य एक कमेंट मानता हूँ, क्योंकि इतना जल्दी उनको पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए। अच्छा, स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। वो आए थे, कह रहे थे गंगा जो है, गंगा के लिए, गंगा साफ नहीं हुई, गंगा के लिए जो पैसा आया वो साफ हो गया। आप जाते हैं संगम, गंगा की स्थिति कैसी दिखाई दे रही? वो और बहुत साल हो गए। प्रियंका जी, राहुल जी कभी साथ ही साथ चुनाव भी लड़े। अब प्रियंका जी आजकल गंगा जी में नहाती हैं, तो वो लोग, जो लोग कभी मिनरल वाटर से नहाते थे वो गंगा जी में नहाने लगे। और उसके बाद वो आपस में फरिया ले गंगा जी की स्थिति क्या है। मैं मानता हूँ कि गंगा जी के प्रति जो नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का जो व्रत है उसको हम पूरा करने में बहुत सफल हुए हैं। हम आज भी कहते हैं कि अभी ये योजना चल रही है और अखिलेश जी को भी, या और भी जो बहन जी हैं और भी लोग हैं, उन सब लोगों को गंगा की स्वच्छता पे सहयोग करना चाहिए, जन जागरण करना चाहिए। हम समझते हैं कि गंगा जी आज इतनी साफ हुई हैं और इतनी निर्बाध बह रही हैं कि ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता है और नमामि गंगे मंत्रालय अपना कार्य कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम पे उन्होंने कहा है कि जिस तरह से दाम बढ़े हैं, लोग साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। तो साइकिल की सवारी आज से थोड़ी कर रहा है लोग, साइकिल हम भी चलाते हैं, हम संसद में जाते हैं। हाँ, अब वो पहले भी सरकारों को देखे हैं, सरकारों में शामिल भी रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से सबको समझाना चाहता हूँ लोगों को कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो हमने डीजल पेट्रोल की कीमत को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से संबद्ध कर दिया और यही कारण था कि बहुत बार डीजल पेट्रोल का दाम घटा भी। एक सवाल भी उठता था कि एक बार आता था कि बहुत ज़्यादा घट गया है तो उतना क्यों नहीं घटाए हो। तो उस पर भी हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट बयान दिया कि हाँ, जितना घटा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतना घट गया था एक बार कि हम उसको एक निश्चित घटाव तक ला के छोड़े, क्योंकि हमको घर घर टॉयलेट बनाना था, घर को पक्का कराना था, 5 लाख रुपए का फ्री इलाज देना था, हमको घर घर फ्री गैस कनेक्शन पहुंचाना था, बहुत सारी चीज़ें देनी थी और हमने उसके लिए एक निश्चित मानक रखा था। लेकिन आज फिर से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित हैं, पेट्रोलियम मंत्री भी चिंतित हैं, लेकिन इस पे तो सबको पता है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जुड़ा है और हमारे यहाँ डीजल पेट्रोल हो नहीं रहा। हम जितनी संख्या में डीजल पेट्रोल पैदा कर रहे हैं वो हमारी देश की ज़रूरतों के लिए नाकाफ़ी है। फिर भी आप देखिए, हम अभी इथेनॉल का, कई वैकल्पिक ऊर्जा का हम प्रयोग कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। तो ये चिंता की बात है और सरकार इसकी चिंता कर रही है। बहुत जल्दी हम इस पे कैसे नियंत्रण करें, कैसे देश के लोगों को राहत दें, इसकी चिंता सरकार कर रही है। मनोज जी, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के चारों तरफ किसान आंदोलन बैठे हुए, उसके बारे में क्या कहेंगे?
दिल्ली के लोग बड़े नाराज हैं उन लोगों से जो आंदोलन पे बैठे, क्योंकि दिल्ली में प्रतिदिन 1500 करोड़ से 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा है व्यवसायी। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री ही जा के उनके बीच में भ्रम डालते रहते हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि हमारी लोकसभा से सटा हुआ है, वो हमारी लोकसभा उत्तर पूर्वी दिल्ली का बुराड़ी क्षेत्र एकदम पास है, जहां सिंघू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, और लोग हम लोगों से कहते हैं बल प्रयोग क्यों नहीं करते। लेकिन आप सबको पता है, आप सब भी इस बात की चिंता करते होंगे कि एक नया प्रयोग हुआ है उन लोगों के द्वारा जिनको जनता ने नकार दिया है। वो सड़क तंत्र में अभी देश को झोंकना चाहते हैं। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो एक कोशिश थी कि पुलिस गोली चलाए और वहां 200-400 लोग मारे जाएं, फिर उनकी राजनीति आगे बढ़े। हमें नरेंद्र मोदी जी को सैल्यूट करना चाहिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने लाख कोशिश की, हम उनकी कोशिश को सफल नहीं होने दी। हमारे 515 दिल्ली पुलिस के जवान घायल हैं सर। उनके प्रति एक बार किसी ने, हमारे गृह मंत्री मिलने गए, हम सब मिलने जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने बवाल कराया उन लोगों ने एक बार उनका हालचाल नहीं पूछा। इसलिए जो ये किसान, अभी तो मैं उनको किसान नहीं बोल रहा हूं, वो किसान नेता हैं, वो किसान नहीं है। तो फिर भी हम उनको विनम्रता पूर्वक समझा रहे हैं कि किसान नेताओं को कि आप एक कंटेंट क्या है बताइए हमको। पहली बार एक ऐसा आंदोलन आप सब देखेंगे, मैं हमारे प्रयागराज के मीडिया के भाई बहन, जहां आंदोलन तो है लेकिन मुद्दा नहीं है। वो एक भी नहीं बात बता पाते। एमएसपी जाएगी, लिख के ले लो, भाग गए। मंडी खत्म हो जाएगी, भाई लिख के ले लो, प्रधानमंत्री बोल रहे, भाग गए। तो ये कौन लोग हैं जो इनको सिर्फ इसलिए कानून को बंद कराना है क्योंकि कानून आने से देश में खुशहाली आ जाएगी। किसान तो बदहाल है ना सर, किसान को तो उसकी फसल का ज्यादा मूल्य चाहिए ना। ये प्रयास करने को क्यों रोकते हो? नरेंद्र मोदी जी अभी 2024 तक के लिए प्रधानमंत्री हैं। 2024 में हम गलती करेंगे, देश हमको सजा दे देगा। आप क्यों इतना परेशान है? तो इसलिए दिल्ली में जो कानून जो किसान नेता बैठे हैं, उन लोगों के आचरण से एनसीआर की जनता बड़ी नाराज है, और उनसे मेरी प्रार्थना है कि अपने आंदोलन की पवित्रता को रखते हुए राजनीतिक पार्टियों के झांसे में न आए और उनकी भाषा न हो। जैसे कि आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल का दाम बढ़ता है, और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जो किसान की एमएसपी प्राइवेट हाथों में जा रही है, उसकी क्या गारंटी कि उनको एमएसपी मिलेगी प्राइवेट हाथों में जाने के बाद? ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है। जो देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है वो कह रहा है, लिख के दे रहा है, तो क्या मतलब रह गया किसी और का? हमें भी तो भविष्य देखना है भाई। हम अपना भविष्य देख रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 6000 रुपया सालाना नरेंद्र मोदी जी ने ही देना शुरू किया ना भैया। ये लोग क्यों नहीं दे सकते थे? किसानों का घर पक्का कराया नरेंद्र मोदी जी ने ही ना, क्यों नहीं करा सकते थे? किसानों के घर में 5 लाख रुपया का फ्री इलाज देना शुरू किया नरेंद्र मोदी जी ने ही ना। तो ये जब इनके पास शासन था तो ये किसानों की जमीन हड़पते थे। अभी भी 2 लोगों का साथ जो है, बोलते थे ना यूपी को ये साथ पसंद है, तो साथ मिलके तो देश चलाए भैया। तो इसलिए हम समझते हैं ये जो एक साजिश हो रही है देश के खिलाफ, ये मोदी जी के खिलाफ साजिश नहीं है, बीजेपी सरकार के खिलाफ साजिश नहीं है। ये साजिश इस देश के भोले भाले गरीब लोगों के खिलाफ है और देश इसको समझ रहा है। मनोज जी वो कह रहे थे कि ये बीजेपी सरकार का, यूपी सरकार का आखिरी बजट है। आपको लगता है कि अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे? लेकिन मनोज जी,
100-125 किसान मरे, किसी मतलब कि चाहे सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी संवेदना वाली नहीं है। नहीं भैया, एक किसान के मरने का आप हमको तथ्य तो दीजिए। अरे देश में इतने लोग मर रहे हैं, बता रहे हैं तो मीडिया पे सब कुछ मरना जा रहा है। जीना तो स्वाभाविक प्रक्रिया भी है। कोई आप नहीं, वो ठीक है, लेकिन वहाँ पर बैठा किसान मर रहा है। जो नहीं बुजुर्ग मरा, है। आप नहीं मरा, मैं वहाँ का था, सांसद हूँ। मैं 10 दिन था आंदोलन में। भैया आप मुझे एक डिटेल तो दो, मैं उसके घर चलता हूँ। नहीं तो फिर आप जानना नहीं चाहते इसका मतलब। अरे मैं सरकार जानना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाहती। आपसे मांग रहा हूँ, आप डिटेल दो, हम उनके घर चलते हैं, भ्रम मत फैलाइए। नहीं, भ्रम नहीं फैलाया। हाँ। हमारे पास प्रमाण, आप मीडिया तो में- प्रमाण मैं आप- खड़ा हूँ यहाँ। हाँ, आप अब इस वक्त में कैसे दूं? मैं आपको भेजूंगा जरूर। आप बताइए, आप अगर पत्रकार हैं, आपके पास कोई जानकारी है तो प्रमाण के साथ नहीं बात करेंगे तो हम क्या करें? बिल्कुल प्रमाण। हम आपको प्रमाण के साथ कहते हैं, वहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति स्वाभाविक 70, 75, 80 साल का व्यक्ति स्वाभाविक संसार, तो उसको आप क्या कहेंगे? नहीं तो आंदोलन में संवेदना तो होनी चाहिए। तो हमको पता तो बताइए, हम चले। मीडिया पे पूरा है मनोज जी, विरोध नहीं कर सकते आप। मीडिया पर पूरा है। ठीक 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 इसकी भाषा है। मैं आपके साथ रहता हूँ। ठीक है। कुछ भी हुआ वो बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं इसीलिए कहा गृह मंत्री को हमें सैल्यूट करना पड़ेगा कि गृह मंत्री ने इतने बड़ी घटना को, तिरंगे के इतने बड़े अपमान को उन्होंने इस रूप में लिया कि यह हमारे ही बच्चे थे, हमारे ही लोग थे, भ्रमित थे। अब हम उनके ऊपर गोली नहीं चला सकते थे सर। उसके लिए दिल्ली पुलिस के जवानों का, उन 515 जवानों का धन्यवाद होना चाहिए जो सीने पे लाठी खाए हैं, वो 25-25 फीट से गिरा दिए गए हैं। उसके बाद भी उन्होंने, आप सोचिए, पैरामिलिट्री फोर्स थी, लोडेड गन्स थी, फिर भी गोली नहीं चली सर। इसलिए कि वो हमारे ही भाई थे, कुछ भटके हुए थे, कुछ भटकाए हुए थे। आज देखिए उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई हो रही है ना, अब जो उन कानूनी कार्रवाई जिनके ऊपर हो रही है, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, उनको होगा ही होगा। लेकिन राहुल गांधी को लगता है हम इनको वकील देंगे, हम इनको कानूनी सहायता देंगे। तब फिर सवाल करना होता है कि राहुल गांधी का एक्ट डाउटफुल है कि वो अभी देश के लिए सोच भी रहे हैं या चाइना के एजेंट बन चुके हैं। हमने पास किया उसको, हम किसानों को गारंटीड वैल्यू देने के लिए, जिसको दूसरी भाषा में एमएसपी बोलते हैं, हम बिल्कुल कृत संकल्प है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, लिख के ले लो भाई, मंडी और मजबूत होगी और एमएसपी कोई उसको डिगा नहीं सकता, बल्कि एमएसपी और मजबूत होगी। हम लागत से आय को डबल करना चाहते हैं, उसका उपाय कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में सबको पता है कि मोदी है तो मुमकिन। देखिए, पेट्रोल के बढ़ते दाम से सरकार भी चिंतित है, लेकिन सबको पता है कि डीजल पेट्रोल का दाम हमने 2015 में ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जोड़ दिया। अब यही एक ऐसी वस्तु है जो भारत में जितनी आवश्यकता है उतनी हमारे पास पैदा नहीं होता। हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे निर्भर करते हैं और इस मामले में हम यहाँ भी आत्मनिर्भरता की कोशिश में हैं। नए नए वैकल्पिक ऊर्जा, एथनॉल वगैरह की प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में हम कर रहे हैं, लेकिन इस समस्या से कैसे निपटा जाए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़े हुए दाम से, इस पर भी सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है और बहुत जल्दी इसका कुछ न कुछ निदान निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए भाई, अखिलेश जी विपक्ष में है, उनको ऐसे ही बोलना चाहिए, इसके अलावा और बोलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस बार का बजट उत्तर प्रदेश को और भी शक्तिशाली करने वाला, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, निम्न आय वर्गीय लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, जो छोटे छोटे एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को बहुत मजबूत करने वाला है। और आप विश्वास रखिए, योगी सरकार का ये बजट उत्तर प्रदेश का फिर से सरकार बनाएगा और ये सारे विरोधी लोग ऐसे ही बिना पढ़े लिखे स्टडी करके ये लोग बोलते रह जाएंगे और
भारतीय जनता पार्टी मजबूती से फिर से सरकार एक बनाएगी। आखिरी सवाल, अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए वो लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं। इस पे आपकी कोई प्रतिक्रिया? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है ऐसी बात करते हुए। ये अखिलेश जी को भी पता है कि दुनिया की सबसे डिजिटल पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसी नाते हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और ऐसी पार्टी पे इस तरह का बयान कहना उनके ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह उठाता है अखिलेश जी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।